गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे कि आपको पता है हम लेकर आते हैं आपके लिए ज़बरदस्त सा शो और जिस पे करवाते हैं आपकी मुलाकात ज़बरदस्त से लोगों के साथ। आज का जो हमारा शो है बहुत ही बेहतरीन है और बेहतरीन होने के साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। व्यूअर्स, आजकल हर तरफ आपको हेयर्स के इश्यूज़ नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट की बात की जाती है तो इस प्रोसीजर से लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं और बहुत सारे लोग डर की वजह से जो है ये प्रोसीजर नहीं करवा पाते। तो हमने सोचा कि आपके इस डर को भगा दें या बाय बाय कर दें, तो उसके लिए हम एक डॉक्टर को बुला लेते हैं जो आपको यहाँ पर आके प्रॉपर गाइड कर सके। तो इसी के सारे पॉइंट्स आज हम आपके सामने रखेंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और बता देते हैं आज के हमारी गेस्ट कौन है। जी तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा मलिक इनका नाम है और ये पेशे के लिहाज से ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। जो आपके मसाइल हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आज इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र। परफेक्ट। अच्छा मैम, जैसे टॉपिक तो आपने मेरा सुन लिया होगा और आपकी फील्ड से रिलेटेड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा डरते भी हैं इस प्रोसीजर से। तो आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर के बारे में पूछूंगी। तो मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ट्राइकोलॉजिस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेली ब्रीफ कीजिएगा लोगों को। ट्राइकोलॉजिस्ट इज़ अ बेस स्टडी ऑफ ह्यूमन हेयर्स। ठीक है, ह्यूमन हेयर्स की स्पेसिफिक स्टडी जो है वो ट्राइकोलॉजिस्ट कहलाती है। ठीक है, और फॉलिकल्स बेसिकली हम लोगों ने पढ़े होते हैं। सिर्फ हेयर्स नहीं, हेयर एक्सपर्टिस नहीं होती हैं, बेसिकली हेयर रूट्स, हेयर के साइकिल, ये सब इस स्टडी के अंदर ऐड होता है प्लस ट्राइकोलॉजिस्ट के अंदर। ठीक है, ट्राइकोलॉजी इज़ अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ऑफ हेयर्स। ये स्पेशली जो डिग्री होती है वो बालों की होती है, हेयर्स रिसर्च बेस पे होती है। आपके टेक्निकल से हेयर्स इश्यूज ह्यूमन हेयर से रिलेटेड होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, सबसे पहले मुझे ये भी साथ में बताइए कि मोस्टली लोग जो है हेयर ट्रांसप्लांट से डरते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट है क्या और ये कौन कौन से लोग करवा सकते हैं? मेल फीमेल दोनों करवा सकते हैं क्या? मेल फीमेल दोनों इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं, बट मोस्टली मेल्स करवाते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं नेचुरली तौर पे और मेल्स में डिफरेंट होते हैं। हार्मोन्स दोनों के, मेल एंड फीमेल्स के, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मेल्स का जो फॉलिकल हम बोलते हैं रूट्स को, हेयर रूट्स को। ठीक है, हेयर का रूट्स जो है वो जब फॉल कर जाता है तो वो शाइनी एरिया बन जाता है। शाइनी एरिया मीन्स जैसे आपका फेस स्किन है, आपके हाथ की हथेली है। ठीक है, ये शाइनी एरिया कहलाता है। यहाँ पे हेयर का रूट्स नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर पोर्शन ऑफ आपके बॉडी। लेकिन डिफरेंट ये आता है कि फीमेल के अंदर हेयर का रूट लाइफ टाइम कभी फॉल नहीं करता, डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सम टाइम फीमेल के अंदर हेयर के पैचेस बन जाते हैं। बाल्डनेस नहीं आती, पैचेस बन जाते हैं, या हेयर स्टाइलिंग की वजह से। आजकल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मेल फीमेल्स दोनों यूज़ कर रही होती हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, वेदर की वजह से, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट रीजंस होती हैं। ठीक है, बट करवा दोनों सकते हैं। फीमेल को नीड कम होती है। सम टाइम सेलिब्रिटीज लोग या आपका, ये बेसिकली आपके विशिंग प्रोसीजर्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स में आते हैं। तो सेलिब्रिटी या वो लोग जो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो फीमेल्स करवा लेती हैं। फ्रंट लाइन उनकी भी बन जाती है। मेडिकली कोई साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं होता। मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं। मेल के क्योंकि हेयर रूट फॉल कर जाते हैं। ठीक है, तो उनका बाल्डनेस पैटर्न स्टार्ट हो जाता है और उनको जब प्रॉपर्ली बैलेंस आ जाती है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते हैं। ओके, अच्छा जैसे एक बात होती है कि मोस्टली हमारे लोगों के अंदर एक गंजापन आ जाता है। जैसे ही आता है तो वो मुझे ये बताएं कि इसके तो यहाँ पे बाल है ही नहीं उसके सर के ऊपर, तो वो बाल आप कहाँ से लेंगे, उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, वो क्या, वो थोड़ा सा प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिटेल से बताइए। अच्छा,
प्रोसीजर में पहले तो मैं एक बेसिक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट है क्या चीज़, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, बट नॉन इंक्लूड इन मेजर सर्जरी, इट्स अ माइनर प्रोसीजर। ऐसे ही है जैसे आपको एक चोट लग जाती है, उसे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपने पूछा कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से किया जाता है या क्या होता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो सर के बैक साइड से हम डोनर लेते हैं, ईयर टू ईयर। आपका यहाँ ईयर से पैच स्टार्ट होता है, यहाँ से हम राउंड अबाउट बैक साइड से फॉलिकल उठाते हैं, रूट्स यानी कि उठाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो बाल्डनेस होती है वो फ्रंट साइड पे होती है, ठीक है। तो जहाँ आपका नीडी एरिया होता है उसको हम कवर करते हैं। 1 by 1 रूट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और 1 by 1 ही इंसर्ट होते हैं, 1 by 1 ही प्लेस होते हैं। ये जैसे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये कोई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा और इसमें बहुत लोग डर रहे होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसका मेडिकली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के प्रोसीजर हो रहे हैं, 2 टाइप्स के ही फॉलिकल निकालने के। मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूंगी ताकि व्यूअर्स को समझ आए कि निकालने के लिए भी 2 प्रोसीजर, जो सर की बैक साइड से हम हेयर या डोनर लेते हैं या फॉलिकल रूट्स ले रहे होते हैं, वो 2 प्रोसीजर्स होते हैं। उसके अंदर एक FUT कहलाता है, एक FUE कहलाता है। FUT के अंदर ये होता है कि सर की बैक साइड पे कट लगाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि ये राउंड अबाउट 20 years अगो प्रोसीजर्स होता था, ठीक है। जब स्टार्ट में हेयर ट्रांसप्लांट आया था, जब इतनी रिसर्चेस नहीं थी, इतनी चीज़ें एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है। टाइम टू टाइम जब रिसर्च होती है, हर चीज़ हमारे मेडिसिन से लेके प्रोसीजर तक एडवांस हो रहे हैं ना, उस वक़्त ये FUT होता था, उस वक़्त ऑप्शन नहीं था बेसिकली, ठीक है। FUT में होता था कि सर की बैक साइड पे कट लगता था, प्रॉपरली सर्जिकल, वो सर्जरी होती थी, सर के अंदर कट लगता था। ये जो, सॉरी आपकी बात करती हूँ, ये जो सर के अंदर कट लगता था कि ये क्या बहुत ही डीप कट होता था या क्या? इसके मेजरमेंट होती है, ठीक है, और ये प्रॉपरली सर्जन करते हैं। वो कट लगा के आपकी 1 से 1.5 इंच की पट्टी जो होती है पूरे के पूरे सर की, वो निकाल लेते हैं। बाकी स्टिचेस आते थे, ठीक है, 14, 15 to 18, 20 तक भी स्टिचेस होते थे, डिपेंड ऑन स्किन होता है बेसिकली। उसके बाद वो जो पट्टी होती थी उसके अंदर से फॉलिकल निकाला जाता था अलग से रख के, ठीक है। उसके बाद ये था कि चीज़ें एडवांस होती गई, इसके अंदर FUE प्रोसीजर आया, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्ट। बेसिकली 1 by 1 फॉलिकल या रूट्स जो है वो उठाया जाता है, ठीक है। उसके लिए मशीन यूज़ होती है, ठीक है। उसमें वो बहुत सेफ प्रोसीजर है, कोई कट नहीं लगता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, वो पेनफुल नहीं है, सर को नम करके सुन करके किया जाता है। पेशेंट होश में होता है, कोई उसको बेहोश नहीं किया जाता, इवन कि वो लंच कर रहा होता है, वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है, किसी भी किस्म का कोई पेनलेस या सेंसलेस प्रोसीजर नहीं है ये, ठीक है। लोगों के माइंड में आता है कि सर्जरी, जब सर्जरी बोल रहे होते हैं, बेसिकली नॉट अ सर्जरी, बेसिकली इट्स अ माइनर प्रोसीजर, ठीक है। सर्जरी समटाइम हम बोल देते हैं क्योंकि होती ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, लेकिन इसके लिए प्रॉपरली सर्जरी या ब्लेड्स या कट्स या वो ब्लीडिंग, ब्लड, वो चीज़ें नहीं होती। कट्स लगते थे, अब जो है एडवांस हो गया तो बहुत ही सेफ है, पेनफुल नहीं है। पेनफुल भी नहीं है, रिजल्ट्स भी 100% हैं। और इसमें एक बेनिफिट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो रूट्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है। ओके, अच्छा, ये जो आपने बताया कि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसके रिजल्ट जो हैं कब आते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है? अच्छा, रिजल्ट्स पे जब हम बात करते हैं, इसके 100% रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। 100% रिजल्ट्स की गारंटी भी हम देते हैं, बट ये है कि करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। रूट्स निकालने और लगाने में अगर डैमेज नहीं होता, और ये कौन करेगा? जिसने करना है, ठीक है। अगर उसने प्रोसीजर ठीक किया हुआ है,
तो नो डाउट के रिजल्ट्स 100% होते हैं गारंटी के साथ, ठीक है। सेकेंडली ये कि रिजल्ट्स इस बेस पे होते हैं कि जो हम डोनर लेते हैं सर की बैक साइड, आप नॉर्मली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करें कि जो लोग 70, 80, 90 प्लस में चले जाते हैं, एजेड मेल्स पे हम बात करते हैं, तो उनके सर का पूरा सर खाली हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर के बैक साइड पे गंजापन आ जाता है और सर की बैक साइड पे एक पट्टी रह जाती है, ठीक है। वो आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो वो ईयर टू ईयर एक पैच होता है, यहाँ से स्टार्ट होके यूं जा रहा होता है, भले वो बेशक व्हाइट है, ब्लैक है, जैसे भी है, ठीक है। डॉक्टर अस्मा, क्योंकि मैंने ना एक हेयर ट्रांसप्लांट होते हुए देखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हाउ नो है, तो इसलिए मैं आपसे ना डिटेल से पूछ रही हूँ, क्योंकि व्यूवर्स को लगता है कि जिस तरह के हम लोग इस तरह के मेडिकली बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं, उनमें बहुत डर रहे होते हैं। तो आज व्यूवर्स डॉक्टर अस्मा को बुलाने का मकसद ही यही था कि आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाए, और अगर आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको बताए उसके बारे में, उसके बाद आप आराम से रिलैक्स्ड होकर वो करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके बाद ये है कि वो जो पट्टी मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली रिजल्ट्स किस चीज़ पे बेस कर रहे हैं, वो पट्टी नेचुरली तौर पे परमानेंट हेयर है, नेचुरली तौर पे, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बना दी है ना, उस पर ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन हैंड्स कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें यह है कि जो पट्टी वो रह जाती है वो परमानेंट हेयर नेचुरली तौर पे होता है, और जब वही परमानेंट हेयर सर की बैक साइड से उठा के फ्रंट साइड पे प्लांट हो जाता है, ब्लड वेसल से वो रीजनरेट हो जाता है, वो अपनी जगह बना लेता है, मजबूत हो जाता है, ग्रोथ के प्रोसेस में जब आ जाता है तो वो लाइफ टाइम होता है, ठीक है। एक तो ये कि ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ टाइम होता है, प्लस ये कि इसके रिजल्ट 100% आते हैं, डिपेंड ऑन योर डॉक्टर्स, टेक्नीशियन या जो आपका प्रोसीजर करने वाला है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ है, आपने क्वेश्चन बीच में किया था कि रिजल्ट्स कितने टाइम में आते हैं, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स फौरन से नहीं आते, क्योंकि हेयर्स का एक साइकिल है, ठीक है। हम जो रूट प्लांट करते हैं उस रूट ने जो ऊपर वाला हेयर होता है हमारा, वो गिरा देना होता है, वो फॉल कर जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप सिंपल सा एक प्लांट से ले लें। आप एक पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे जब ज़मीन में लगाते हैं, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, वो मुरझा जाता है। फिर उसके बाद अगेंस्ट इस पे ग्रीनरी आती है, वो न्यू लीफ बनाता है और देन उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सेम एज इट इज़ हमारे हेयर का प्रोसेस होता है कि फॉलिकल ने हेयर गिरा देना होता है, ठीक है। उसके बाद उसने न्यू हेयर बनाना है, अपनी जगह बनानी है, रूट्स ने मजबूत होना है, और उस सारे टाइम ड्यूरेशन के अंदर 4 to 5 मंथ का मिनिमम टाइम, 4 to 5 मंथ में रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आते, 4 to 5 मंथ्स के अंदर रिजल्ट्स आपके नजर आना शुरू होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, जिस दिन ट्रांसप्लांट होता है आफ्टर 10 to 15 डेज में आपको हेयर्स निकले हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो हेयर बीच में होता है वो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो हेयर गिरता है तो आपकी वही पहले वाली पोजीशन हो जाती है जो आपकी ट्रांसप्लांट से पहले थी, ठीक है। फिर अगेन से रूट ने हेयर को स्टिमुलेट होना है, फिर उसने हेयर को ग्रो करना है, देन वो हेयर स्टे करता है। इस सारे प्रोसेस में 3 to 4 मंथ लगते हैं। 3 to 4 मंथ इज अ स्टार्टिंग टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स। मेडिकली 13 मंथ का टाइम ड्यूरेशन पीरियड होता है जो कंप्लीट रिजल्ट्स का होता है। लोग हमारे पास आते हैं 6 मंथ में, 7 मंथ में, बहुत कम हेयर्स आ रहे हैं, बहुत लाइट हैं, गैप्स नज़र आ रहे हैं। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो हेयर के रिजल्ट्स हैं उसका 13 मंथ तक आप वेट ज़रूर करें। लोग जो फर्स्ट करवा लेता है ना, उसका एक किस्म की कहते हैं, हम लोगों के हर काम करने में एक झिझक होती है, तो उसकी झिझक जब ओपन हो जाती है तो वो हमेशा गो फॉर सेकेंड सेशन। ओके अच्छा, ये सेशन की बात करेंगी कि जैसे हर प्रोसीजर के सेशंस होते हैं, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट के भी सेशंस होते हैं? मैं लेट्स सपोज मैं आपके पास आती हूँ, आई एम योर पेशेंट, तो मैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही हूँ। अब मैंने फर्स्ट सेशन ले लिया, इसके बाद भी मुझे सेशंस लेने पड़ेंगे? डिपेंड ऑन कंडीशंस होता है।
ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी बाल्डनेस कितनी है, 25% है, 50% है। जब आपकी बाल्डनेस यहाँ तक चली जाए, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चली जाए, तो आपको फौरन से ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि ट्रांसप्लांट हम उन्हीं लोगों का करते हैं जिनके सर की बैक साइड पे बाल मौजूद होते हैं। आपका अगर ये चीज़ डेंसिटी के साथ होती है तो आपका ट्रांसप्लांट अच्छा होता है। जितना डोनर एरिया आपका नीचे चला जाता है, जाहिर बात है आपका नीडी एरिया ज़्यादा है और आपका जो डोनेट करने वाला एरिया है वो उसकी कैपेसिटी कम है हमारे पास, आपका नंबर ऑफ ग्राफ्ट बेसिकली कम होता है। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी, जो अब तो कुछ लोगों को पता है, बट अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें बियर्ड का हेयर भी प्लांट हो जाता है। ठीक है, बियर्ड का हेयर भी हो जाता है, चेस्ट का हेयर भी हो जाता है, बट चेस्ट का हेयर ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, आप ये देखें कि आपके चेस्ट के हेयर्स, मेल्स में बात करूँगी कि जो चेस्ट के हेयर्स होते हैं वो सालों ग्रोथ नहीं करते। अच्छा, एक ये जैसे आपने बियर्ड का बताया, सबसे पहले मोस्टली तो मैंने नॉर्मली लोग देखे उनके बियर्ड ठीक होती है, लेकिन बियर्ड के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट क्यों? मैंने यहाँ जो बात की, मैंने डोनेशन के हिसाब से बात की, डोनर एरिया के हिसाब से, डोनर एरिया के हिसाब से बात की है। बट प्लांट की तरफ अगर आए तो प्लांटेशन भी होती है, प्लांटेशन भी होती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपका डोनर वीक है तो हम बियर्ड से हेयर एक्सट्रैक्ट करके सर पे शिफ्ट करते हैं। और क्या बियर्ड के जो हेयर्स हैं वो जब हेयर में जाके लगे 100% ग्रोथ करें, 100% ग्रोथ करते हैं। बट अगर कोई हमारे पास इस विश के साथ आए कि सिर्फ मेरी बियर्ड से आप हेयर लें और मेरे सर पे प्लांट कर दें, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हैं वो चाहिए होती हैं, और बियर्ड के अंदर नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हैं वो बहुत कैलकुलेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो हम उस वक्त करते हैं जब आपका डोनर वीक है और हमारे पास कुछ ग्राफ्ट्स कम हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि आपके बियर्ड का जो फॉलिकल है, ये हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट अगर इसके अंदर ऐड कर दें तो आपको एक अच्छी क्रिएशन मिल सकती है। ठीक है, देन दूसरी चीज आ जाती है कि बियर्ड का प्लांट। ठीक है, बियर्ड का ट्रांसप्लांट जो होता है उसके अंदर जो डोनर होता है वो आपका हेड ऑफ हेयर का ही होता है, हेड का होता है, वो ही वहां से सर के बैक साइड से ही लिया जाता है। और बियर्ड में, अब बियर्ड वो लोग करवाते हैं जैसे कि किसी को चोट लग गई, ठीक है, फेस पे बचपन में लग गई, या जैसे भी एक्सीडेंट हो गया सम टाइम। एक केस हमने किया था कुछ टाइम पहले, वो बेसिकली बर्न हो गए थे, उनकी ओवरऑल बॉडी जो है वो बर्न हो गई थी, तो फेस की एक साइड की बियर्ड, बेसिकली उनका फेस, क्योंकि फेस तो उन्होंने सर्जरीज वगैरह करवा के ठीक कर लिया, लेकिन जारी बात है फॉलिकल नहीं था अंदर, तो उसमें हमने किया था। मतलब इस तरह के जब केसेस आते हैं हमारे पास तो उसके अंदर हम करते हैं। पैचेस वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ जो अब न्यू आई, मैंने देखी है न्यू जनरेशन के अंदर, कि वो बियर्ड को शेप देना चाह रहे होते हैं, तो वो भी ट्रांसप्लांट की तरफ होते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर जहाँ पे लग जाता है, अगर बियर्ड को यहाँ से यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसकी वही शेप फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर नीचे तो कहीं बाल नहीं है ना। लेकिन मैंने अक्सर लोगों की देखी, वो बेचारों को शेव करवाना पड़ता है, तो उनकी शेव से जान छूट जाएगी कि यहाँ पे भी उनके हेयर्स आ रहे होते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट वैसे ज्यादा वही लोग करवाते हैं, और नीड भी उन्हीं लोगों को होती है जिनके फेस पे बियर्ड नहीं होती है। ठीक है, किसी वजह से डैमेज हो गई है, या नेचुरली तौर पे भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी नहीं होती है। ओके, और जो आपने बताया कि जो चेस्ट के हेयर्स हैं वो भी हम सर के अंदर सर पे लगा सकते हैं। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि उनकी क्या ग्रोथ होती है, या वो अच्छा, उनकी ग्रोथ जो है वो 50%। ओके, 50% की मतलब डैमेजेस, ये समझ सकते हैं कि रिस्की काम है। अगर आप रिस्की काम है, और चेस्ट के जो स्किन है वहाँ पे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक अलग से रिस्क है। जारी बात है कि वुंड्स बनता है, जख्म बनता है, वहाँ पे उसको रिकवरी में टाइम लग जाता है। आपकी बॉडी स्किन में और आपके हेयर का जो स्कैल्प है, हमारा जो स्कैल्प है हेड का, इसकी स्किन डिफरेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट का, ये कौन से लोग करवा सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट एक तो ये कि आप मेडिकल हिस्ट्री क्लियर हो आपकी। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से कोई बीमारी नहीं होती अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई बीमारी नहीं है, और ये तभी और इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप ऐसे किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि जो प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में स्टडी रखता हो।
कम से कम आपको मिसगाइड नहीं करे, ठीक है। डिफरेंट लोग कर रहे हैं अब मार्केट के अंदर, तो उसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सेंटर को, किस डॉक्टर को चॉइस किया है। आपको कंसल्ट करने वाला जो पर्सन है, क्या वो एजुकेटेड है, क्या उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्टडी इतनी है, ठीक है। इसके अलावा ये कि एक तो मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि आपको क्या नीड है, अब ये भी डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसे केस भी हमारे पास आए हैं कि जो मेरी नॉलेज के मुताबिक कि अगर ये 5 साल और ट्रांसप्लांट ना करवाते तो भी इनका काम चल सकता था, क्योंकि आप हेयर फॉलिंग से बेसिकली हम ट्रांसप्लांट की तरफ प्रेफर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट हेयर फॉलिंग है, अगर आप हेयर फॉलिंग वाली स्टेज पे अपने हेयर्स को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, मेडिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, एस्थेटिक्स के पास चले जाएं, ठीक है, हेयर एक्सपर्ट के पास चले जाएं, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड भी कर देते हैं, मेडिकेशन भी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि उसमें ये होता है कि आपके हेयर्स की लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है और समटाइम हम आपके उस हेयर फॉलिंग को लॉक कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस होता है। अगर तो आपके जीन्स में है, बाल्डनेस बेसिकली जेनेटिकल भी होती है, आपके दादा के नहीं है, आपके मामू के नहीं है, मदर पैटर्नल दोनों साइड पे जीन्स आते हैं, ठीक है। आपके दोनों साइडों के जीन्स देखे जाते हैं, अगर तो आपके जीन्स में है तो आपको एट द एंड दैट ट्रांसप्लांट ही करवाना होता है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है, वेदर इन्वायरमेंट आपका ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, निकोटीन कैफीन बहुत एक मेन रीज़न है हेयर फॉलिंग की, और हेयर फॉलिंग से आप बाल्डनेस की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक हो गया। तो आपको पहले तो इन चीज़ों को असेस करना चाहिए, आप इन चीज़ों को कम करें। आपकी फॉलिंग अगर रुक जाती है तो आप ट्रांसप्लांट से बच भी सकते हैं, बट अगर आपके जीन्स में है, आप प्रॉपरली अपने हेयर्स को कोशिश करें मेडिकल प्रोसीजर की तरफ उसी स्टेज में चले जाएं जिस स्टेज में आपको हेयर फॉलिंग स्टार्ट हुई है या पैचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। जेनेटिकल बाल्डनेस के साथ भी जो हमारे पास लोग आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप पहले ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, हेयर फॉलिंग के ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एक तो आप केमिकल से बचा के रखें, डाइट अपनी ठीक रखें, बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी जो इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके हेयर्स पे उन्हें कंट्रोल करें, और उसमें भी ये होगा कि आपके हेयर्स की लाइफ हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर ये है कि आप ट्रांसप्लांट आप उस वक्त करवाएं जब आपका एटलीस्ट हाफ हेड जो है वो खाली हो चुका हो। ओके, जैसे ये हमारा स्कैल्प है, यहाँ से इस राउंड अबाउट से या ये राउंड अबाउट से खाली हो तो यहाँ पे बाल्डनेस पैटर्न 2 टाइप्स के बनते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये कॉर्नर खाली होते हैं और ये क्राउन खाली होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर विजिबिलिटी ऐसे पैटर्न के अंदर बहुत कम देखने में आती है, ठीक है। बट फ्रंट से कॉर्नर से जब स्टार्ट होता है, ठीक है, वी की शेप में बाल्डनेस जा रही होती है, सबसे पहले फोरहेड ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे लाइन आपके पीछे जाना शुरू हो गई है तो गो फॉर हेयर ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर अस्मा, जैसे कि बात की जाती है ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट तो है, लेकिन आईब्रो ट्रांसप्लांट भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और दिखने में आ रहा है कि लोग करवा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि उनके यहाँ पे आईब्रो होते हैं तो बिल्कुल ही एक लाइन लगी हुई होती है, या यूँ कह सकते हैं कि पेंसिल के साथ लाइन लगी हुई है, या बहुत ही कम होते हैं, या कुछ लोगों के अगर होते भी हैं तो वो गिर रहे होते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि क्या ये हेल्दी है, हेल्दी प्रोसीजर है, क्या ये प्रोसीजर करवाना चाहिए और इसके रिज़ल्ट भी मौजूद हैं? आईब्रो ट्रांसप्लांट भी होता है, 100% रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट 100% होते हैं, ठीक है। प्लांट कहीं भी किया जा रहा है ना, अगर रूट और फॉलिकल हेल्दी और सेफ लगाया गया है, अलाइव लगाया गया है, तो इट मीन्स कि 100% रिजल्ट्स हैं। आईब्रो ट्रांसप्लांट भी होता है, और आईब्रो में एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि नॉर्मल जो मेरी आपके इनके आईब्रो हैं उसमें ये होता है कि हमारी आईब्रो पे एक्स्ट्रा हेयर्स निकलते हैं जो हम लोग समटाइम उसको शेप देने के लिए रिमूव करते हैं या कुछ ऐसा। ट्रांसप्लांटेड आईब्रो के अंदर ये होता है कि आपका जो क्योंकि उसमें भी डोनर जो होता है वो आपका हेड ऑफ हेयर्स है। ओके, मतलब जब भी आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपका मेन डोनर आपका हेड,
गो फॉर है। ओके, वहाँ से हमने फॉलिकल लिया है और यहाँ पे जब हमने प्लांट किया है और उसमें ये चीज़ एक डिफरेंट आएगी आपके आईब्रो में, मेरे आईब्रो में या एक ट्रांसप्लांटेड आईब्रो के अंदर, कि वो हेयर ऐसे ही ग्रोथ करेगा जैसे हमारे हेड के ऊपर करता है। हमारे आईब्रो की लेंथ नहीं होती, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ से लंबा हो गया फेस पे तो नहीं गिर रहा ना, बट हमारा जो हेड का हेयर है उसने लॉन्ग होना है, उसको हम जितना चाहें लॉन्ग लेके जा सकते हैं। अब सेम ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है जब आईब्रो ट्रांसप्लांट के बाद जब हेयर्स निकल आते हैं आप, और होता भी सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट मैं यहाँ पे बार बार कहना चाहूँगी कि आपकी करने वाली टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप हमेशा एक्सपर्ट बंदे को चॉइस करें। थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है, ठीक है। ये आपके नीडी प्रोसीजर्स नहीं हैं, ये आपके विशिंग प्रोसीजर्स हैं। विश के लिए जो लोग कॉन्शियस होते हैं तो डेफिनेट वहाँ फिर थोड़ा सा मेरे हाल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, और जितना एक्सपर्ट पर्सन होता है उसकी फीस डेफिनेट उसके हिसाब से ही होती है। ये वही चीज़ आ जाती है एक आम मार्केट और ब्रांड की मार्केट का डिफरेंस, ठीक है। तो चार्जेस ना देखा करें, मोस्टली लोगों का ये कंसर्न होता है, और वो इसी वजह से ये जो चीज़ें हमारे साथ डिस्कस हो रही होती हैं जी के साइड इफ़ेक्ट आ गए, स्वेलिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, इसलिए कि आपके जो ट्रांसप्लांट करने वाले पर्सन्स थे उन्होंने आपको ठीक तरीके से ना ही गाइड किया ना ही ठीक तरीके से ट्रीट किया, ठीक है। सेकेंडली ये अच्छा समटाइम ये भी होता है कि क्लाइंट प्रिकॉशंस एज इज इट फॉलो नहीं करता, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सेफ प्रोसीजर है, आईब्रो का करवाएं, हेयर हेड का करवाएं, बियर्ड का करवाएं, 100% रिजल्ट्स हैं। डिफरेंस ये आएगा कि आईब्रो का ट्रांसप्लांट आप करवाते हैं तो वो हेयर लेंथ में जो है वो लॉन्ग होते हैं, तो उसको सीजर से कट करना पड़ता है मंथली बेस पे, आप 2 मंथ पे, 2.5 मंथ पे। ये जो आईब्रो की जैसे आपने बताया कि अगर हम इसको आईब्रो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो इसकी हेयर की जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल हमारे हेड हेयर्स के मुताबिक ही होती है और हेड हेयर्स की तरह ही होती है, यानी कि आपका अपना जो अंदर हेयर होगा आईब्रो का वो छोटा रह जाता है, जो हमने प्लांट किया हुआ होता है वो लॉन्ग हो जाता है, फिर आपको उसको सीजर से कट करके इक्वल कर देना होता है। बट वो ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज़ लगती है या फेस आप पे कोई बहुत एक ऐसा लगेगा कि नेचुरली नहीं है, अननेचुरल नहीं लगता, फेक नहीं लगेगा, ना ही वो अननेचुरल लगता है, बिल्कुल नेचुरल होती है और लाइफ टाइम होती है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की हमारे साथ। और एंड में मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगी कि जो लोग हेयर फॉलिंग के रैपिडली हेयर उनके फॉल कर जाते हैं तो वो फ़ौरन से डिसीजन लें। वो अपने पास से कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स या कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी आप किसी भी फिजिशियन, किसी भी स्पेशलिस्ट, किसी भी ट्राइकोलॉजिस्ट के अगर वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते तो ना यूज़ करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है पर्सनल एक्सपीरियंस का, वो मत करें। और सेकंड ये कि अगर आपको ट्रांसप्लांट की नीड है तो आप एज सुन एज पॉसिबल करवा लें, डोनर वीक होने से पहले। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है, 100% रिजल्ट्स भी इसके होते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो व्यूवर्स, आज का हमारा शो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि यार ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होगा, कैसे करवाएंगे, क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हमने आपके इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया है और आपको सही से गाइड कर दिया गया है कि ये प्रोसीजर हेल्दी है। इस प्रोसीजर के अंदर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक नए शो तक मुझे और मेरी पूरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।